नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन के लेक्चर नंबर 8 को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के माध्यम से हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था यानी कि लेक्चर नंबर 8 मेरा जो क्लास नंबर 8 था, उस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग सीधे इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8, 9 तक के लेक्चर पर पहुँचें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। और ये चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इसका नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शन। ये किसी भी चैप्टर के बीच में आता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर देता है। तो आइए इस चैप्टर पे, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर इन सेट ए और सेट x इज बिलोंगिंग z and x is less than or equal to 12 and greater than or equal to 0 is given by r and r is such that a comma b and a comma b is such that modulus of a minus b is a multiple of 4 and second r relation r such that a comma b such that a is equal to b। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और वो सेट सेट का नाम ए है और सेट ये किस इंटीजर्स का एक सेट है, पूर्णांकों का एक सेट है, पर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं कि उसमें जो एलिमेंट आएंगे, उस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे कि वो 12 के बराबर होगा या 12 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सेट ए को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि सेट x इज बिलोंगिंग इन z, यानी कि x जो भी होगा, x कोई भी नंबर होगा पर वो नंबर एक पूर्णांक के परिवार से बिलोंग करेगा। और x पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि x का जो मान होगा वो 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर होगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी देखिए, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और इस सेट पर एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। एक नहीं, 2 रिलेशन डिफाइन किया गया है। एक रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये। पहला रिलेशन है, पहले वाले रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस प्रकार से आएंगे कि उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर a कामा b, यानी कि a कामा b कोई भी नंबर हो सकता है जो इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, वो इस प्रकार से होंगे कि उस ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा, उनका जो अंतर होगा, उसका जो मॉड होगा वो 4 का मल्टीपल हो, यानी कि उसमें 4 का गुणा हुआ होगा। ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन करके बताना है। और दूसरा रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि मतलब इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके पहले और दूसरे एलिमेंट आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होंगे। ये डेफिनेशन अगर फुलफिल करेगा तो रिलेशन के इस सेट में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, वो ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा। तो आप बताइए, उसमें कह रहा है कि सो दैट, सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो दोनों रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और साथ ही साथ हमने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था एक इक्विवेलेंस क्लास, तो वो कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का एक सेट निकाल के बताइए, एक सेट ज्ञात कीजिए जिनका संबंध 1 से है। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके पिछले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर नंबर 8 को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो आइए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पार्ट पे डिस्कस करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग देखिए। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिखाना है कि ये जो दोनों रिलेशन दिए गए हैं वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यदि वह रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो अगर तीनों रिलेशन वो है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि अगर वो स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित है तो वह तुल्यता संबंध भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं, इस वाले रिलेशन की। इस वाले पार्ट में भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 की। कहा है कि आर जो रिलेशन दिया गया है, सबसे पहले हम सेट की ही बात कर लेते हैं। तो सेट ए कुछ इस प्रकार से डिफाइन करना है कि एक्स जो होगा
वो पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चलेगा, पर यक्स पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है। रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हमें एक्स की वैल्यू को लेने हैं। तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 और फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नहीं सॉरी 10 के बाद और भी होगा डियर स्टूडेंट्स 11 होगा, 12 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव को, क्योंकि रिलेशन इक्को बैलेंस होगा अगर वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन होगा। और पहले वाले रिलेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं इन सबको मिटा देते हैं और सारी चीज़ों को मिटा देते हैं और हम बात करते हैं सिर्फ पहले वाले की बात करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा के और ऊपर लिखते हैं अच्छे से, ताकि मेरे पास बढ़िया स्पेस हो जाए और हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वाले रिलेशन की, बात करते हैं, इस वाले रिलेशन की बात करते हैं। इसके लिए जो है सेट ए को डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि सेट ए क्या है, कुछ इस प्रकार से है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12, ये वाला वहाँ से एलिमेंट आएंगे जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताना कि ये जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। उसके बाद आपको इक्विवेलेंस क्लास पे भी बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, यानी कि स्वातुल्य संबंध की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वातुल्य में आप सभी जानते हैं कि सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एनी ए बिलोंगिंग इन सेट ए, माना कि ए इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो स्वयं से बिलोंग करेगा अगर उसका स्वयं के साथ जब डिफरेंस निकाले और वो 4 का मल्टीपल हो। तो बिलोंगिंग इन सेट ए सच दैट, अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, ध्यान से देखिए, अगर a माइनस ए करने पर 4 का मल्टीपल आ गया तो वह इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस ए मीन्स a पहला एलिमेंट और a वही दूसरा एलिमेंट, a इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन हम कह सकते हैं अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो ज़रा ध्यान से देखिए, बिकॉज क्योंकि a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है, 0 किसी भी नंबर का गुणज हो सकता है। इट मीन्स और इसी बात को ऐसे लिख देंगे a माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू 0, क्योंकि अभी भी ये 0 लिखा गया है। देखिए अभी भी ये कितना लिखा गया है 0। तो इसका मतलब है कि अगर ये पहला एलिमेंट रहा होगा ऑर्डर पेयर का, और ये ऑर्डर यहाँ पे लिख देंगे, ये ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का ये पहला एलिमेंट है, और ये ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, और दोनों का जो माइनस कर दिया गया, यानी कि मॉड लगा देते हैं। मॉड, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि मॉड जो होगा वो 4 का मल्टीपल हो, तो मॉड लगा दीजिए। तो a माइनस ए का मॉड 0, क्योंकि a माइनस ए 0, 0 का मॉड 0। यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख देंगे इट मीन्स a कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन, क्योंकि वो रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। जब भी हम किसी भी दो एलिमेंट ऐसे दो एलिमेंट को उठाएं और उनको माइनस कर दें, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम होना चाहिए। 2 उठाओगे 2 कामा 2, 2 माइनस 2 करने पे 0 हो रहा है, और उसका मॉड 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स। तो हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, अतः यह स्वतुल्य हो गया, क्योंकि a कोई भी नंबर, हमने बता दिया a कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है जो कि उसी सेट a से होनी चाहिए, और वो स्वयं से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसको उसमें से घटाओगे 0 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल होगा। दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं, यानी कि सममित की बात करते हैं। सममित में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे इफ a कामा b
इज रिलेटेड इन द रिलेशन, और लेट ए कॉमा बी इन द रिलेटेड इन द बिलोंगिंग इन द रिलेशन। हमने मान लिया कि ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब इसका जो मॉड होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स अतः हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो मॉड होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल मतलब 4 इंटू सम इंटीजर्स, तो 4 इंटू n कह सकते हैं इसको, 4n कह दीजिए, वेयर n इज बिलोंग इंटीजर्स कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी का जो मॉड होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4n। यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली क्या, अगर मतलब क्लियरली मतलब ये हो कि a माइनस बी का मॉड अगर 4n के बराबर है तो b माइनस ए कर दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे b माइनस ए का जो मॉड होगा, भाई यहाँ पे नंबर को आगे पीछे करने से क्या होगा, वैल्यू निगेटिव आएगी, पर मॉड लगा है वो उसको वापस से क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब है कि b माइनस एक जो किया जाएगा निगेटिव तो आएगा, पर वो जो मॉड लगा ना उसको पॉजिटिव कर देगा। इस वजह से ये भी 4 का ही मल्टीपल होगा, इससे इधर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मॉड नहीं लगा होता तो चेंज हो जाता, तो ये भी 4 का मल्टीपल होगा, 4n ही होगा। तो अगर ये वाली बात हो रही है, देखिए अगर ये वाली बात होगी तो रिलेशन में आएगा, अगर रिलेशन में आएगा तो ये वाली बात होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, b माइनस ए का जो मॉड है वो 4 इंटू n आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ n बिलोंग करेगा z से, n कहाँ से बिलोंग करेगा, z से, पूर्णांक से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने देखा कि b माइनस ए का जो मॉड है वो एक 4 इंटू 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम कह देंगे कि हेंस अतः b कामा a इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन आल्सो। हेंस हमने देखा कि a माइनस बी भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और b माइनस ए भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हेंस सिमेट्रिक। तो इसलिए जो r होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा। तीसरा बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है वो ट्रांजिटिव चेक करना है। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए क्या करते हैं, ए का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, बी का सी के साथ होना चाहिए, तब अगर हम ए का सी के साथ रिलेशन दिखा लेंगे तो इसका मतलब ए और सी भी उस रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना लेट को क्या बोलते हैं, माना ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड बी कामा सी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो अगर ए कामा बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4n एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 4m कर देते हैं। अब की बार भाई क्योंकि b और c दूसरे नंबर है ना, इसलिए उनको घटाओगे कोई दूसरा 4 मतलब वो भी 4 का मल्टीपल तो होगा, पर 4 का मल्टीपल में यहाँ पे जो n की वैल्यू वो वही नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा इंटीजर दिखाने के लिए यहाँ पे m और n इंटीजर होंगे, याद रख कर, जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहे, यहाँ पे n और m दोनों पूर्णांक होंगे, यानी कि 4 इंटू कुछ इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो 4 का मल्टीपल माना जाएगा। अब इसको मान लीजिए, अब ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में अभी हम बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी लिखा हो कि मॉड x, तो इसको लिख सकते हो आप लोग प्लस माइनस x, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये चीज़ इसके बराबर है या ये चीज़ इसके बराबर है, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप मॉड हटाना चाह रहे हैं तो देखिए ना, जो मॉड के अंदर था उसी के आगे प्लस माइनस लग गया, तो मॉड के अंदर आपकी बार क्या है, a माइनस बी है, तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस, या फिर इसको ऐसे कह सकते, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मॉड x बराबर a है तो x इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, x होगा, यानी कि मॉड हटेगा तो इधर प्लस और माइनस आएगा, तो मॉड हटा दिए तो जो 4n था ये प्लस और माइनस में आ जाएगा, एंड इधर क्या होगा, एंड मॉड यहाँ पे लगा हुआ है, एंड b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस में कितना, 4m। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे a और c में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो इसलिए मुझे b को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, b को हटाना होगा। और इसके लिए ऐसे क्वेश्चन हम इसके पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 में करवा दिए हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वाला लेक्चर देख के आएंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम तो यही आपको एडवाइस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद लगाने का प्रयास करें, खुद से ही ट्राई करें। तो देखिए क्या कर देंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे
फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को जोड़ने पर जोड़ दोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कामन ले लो, इधर n प्लस m हो जाएगा। अब 20 भी कैंसिल, तो हमने देखा कि a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और m और n इंटीजर है और दो इंटीजर को जोड़ने पर एक इंटीजर ही मिलता है, तो इसलिए मान लेंगे कि ये कोई तीसरा इंटीजर है p, जहाँ पे p क्या है, एक पूर्णांक है, लिख दे रहे एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो हमने देखा था अभी यहाँ पे कि अगर मॉड x बराबर a था तो x बराबर प्लस माइनस a हो गया, यानी कि मॉड हट जाएगा, मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा। उल्टा अगर प्लस माइनस हटाना चाह रहे हो तो मॉड आ जाएगा। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं था तो मॉड था, तो इसका मतलब कि मॉड, फिर से समझिए, जब मॉड x था तो प्लस माइनस नहीं था, अब मॉड हटा तो प्लस माइनस आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस हटाऊंगा तो मॉड आ जाएगा, तो यहाँ से प्लस माइनस अगर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा। इट मीन्स मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 4p। अब इधर का प्लस माइनस हट जाएगा और p एक इंटीजर है। इट मीन्स इसका ये मतलब निकल कर आ रहा है कि a कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। इसका मतलब है कि a माइनस सी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि a माइनस सी का जो मॉड है वो 4 इंटू इंटीजर एंड 4 इंटू सम इंटीजर्स इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ये 4 का गुणज हो गया। और अगर किन्हीं दो नंबर्स का, किन्हीं दो एलिमेंट का, किन्हीं दो संख्याओं के मॉड का जो अंतर है, अंतर का जो मॉड है, अगर वो 4 का गुणज है तो वो दोनों नंबर्स आपस में रिलेशन में होंगे, ऐसा ये डेफिनेशन बोल रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे लिख देंगे हेंस यहाँ पे मैं बोल दूंगा साफ साफ कि ये जो रिलेशन है हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, इसलिए ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। हेंस यहाँ पे लिख देंगे एकदम ऊपर, हेंस मीन्स अतः होता है, अतः हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट पे डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद इसमें मतलब इसी में एक्चुअली इसी पहले ही पार्ट में 2 पार्ट है। अब इसके बाद क्या करने हैं कि अब आप, चूँकि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास का भी जन्म होगा। तो मुझे ऐसे इक्विवेलेंस क्लास पे बात करनी है जो कंटेनिंग 1, जो 1 से शुरू हो। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की। और दूसरे वाले पार्ट में हम मतलब इस दूसरे वाले पार्ट का मतलब इसी में जो इक्विवेलेंस क्लास है उस पर बात करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब हो गया, तो इसलिए जो रिलेशन था ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास में हमने बता रखा है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या करता है, दिए गए रिलेशन, दिए गए सेट के कई सारे टुकड़े करते हैं और उन सारे टुकड़ों में उन सभी टुकड़ों को हम लोग सबसेट कहते हैं और वो सबसेट होता है उस बड़े वाले सेट का। और ऐसे ऐसे उसमें एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। तो देखिए क्या करना है, और मुझे 1 से शुरू करने वाले, 1 से शुरू होने वाले सबसेट बनाने हैं। देखिए ये एक सेट है, तो हमें बनाना है इक्विवेलेंस क्लास। हमें बात करना है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। हमें बात करना है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 से शुरू होने वाले। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे कंटेनिंग 1, और इसी को ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कंटेनिंग 1। अब ये क्या होगा, मान लेंगे उस सेट का नाम भी होगा इक्विवेलेंस क्लास
सबसेट बना देता है उस दिए गए सेट का। तो एक ऐसा सेट बनाओ जो 1 से शुरू हो, पर अब इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करें। तो देखिए अब एक के साथ किसको लेना पड़ेगा कि उसका जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल हो, तो 1 के बाद 5 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो 4 आएगा, और 4 जो है 4 का मल्टीपल है। अगला देखिए 5 के साथ आप किसको ले सकते हैं, आप अब यहाँ पे मैं अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 9 को लूँगा तभी काम बन पाएगा, 9 ले लेंगे। अब उसके बाद क्या ले सकते हैं आप, 12 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अब यही इतने आएंगे, क्योंकि देखिए 9 के बाद 8 नहीं लेंगे। जैसे देखिए अब अगर आप 9 के बाद 8 चाहते हैं तो ये रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास से जो सेट बनता है उस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए, और रिलेटेड तब होंगे जब किन्हीं दो एलिमेंट का जो मॉडुलस, उनके अंतर है, उनके डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो 4 का मल्टीपल हो। तो अगर आप यहाँ पे 9 के बाद 8 लेते हैं या 8 के बाद 9 लेते हैं तो इनका जो अंतर होगा 9 माइनस 8 वो 1 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 इतने ही एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे, इस इक्विवेलेंस क्लास जो कंटेनिंग 1 है उसमें इतने ही एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ईच एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे देखिए, 1,5 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज 1 माइनस 5 का जो मॉड है वो 4 के बराबर है, जो कि यहाँ पे लिख देंगे जो कि 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, 4 का क्या है, ये मल्टीपल है। आगे देखिए 1 और 9 का भी रिलेशन है, बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज 1 माइनस 9 जो होगा वो मॉड 8 के बराबर होगा, और मॉड 8 को लिख देंगे 8, और ये हो जाएगा 4 गुणे 2 जो कि 4 का गुणज है। इसी प्रकार से इसका इसके साथ रिलेशन हो गया। 5 और 9 का भी होगा, 5 और 9 बिलोंगिंग इन आर बिकॉज मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 9 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस में 4 इज इक्वल टू 4, जो कि 4 का क्या है, गुणज है। तो इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट आप 1 और 8 को ले लेंगे। एक सेकंड भाई, 8 कहाँ, इसमें 8 तो आएगा ही नहीं यार, 8 कहाँ से लग दिया, 8 नहीं आएगा, गलती यहाँ से मिस्टेक हो रहा था। 8 कैसे आएगा, 8 नहीं आएगा, तो 1 और हाँ 8 नहीं आएगा, वो गलत हो रहा था, मतलब मुझे मिटाना था, हम मिटाना भूल गए थे, 8 नहीं आएगा। तो ये इतने एलिमेंट होंगे, यही होगा। तो जो उसने पूछा था कि फाइंड द ऑल एलिमेंट दैट इज रिलेटेड 1 इन ईच केस, तो वो वाला आंसर ये होगा। तो देखिए ये वाले जो इक्विवेलेंस क्लास है, ये इक्विवेलेंस क्लास है, इनका नाम क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास। ये इक्विवेलेंस क्लास है कंटेनिंग 1। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। तो देखिए प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में है, 1 का 9 के साथ भी हो सकता है, 5 का 9 के साथ हुआ, 1 का 5 के साथ हुआ, 9 का 5 के साथ हुआ, सबका सबके साथ रिलेशन हो गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ही पार्ट नंबर 2, यानी कि जो दूसरा रिलेशन दिया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं रिलेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के जो दूसरी वाले रिलेशन की डेफिनेशन दी गई थी उस पे। तो इसी क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट, क्वेश्चन नंबर रिलेशन नंबर 2, जो इस प्रकार था कि A, B वो इस प्रकार से थे कि A और B खुद से ही रिलेटेड था, इस पे बात करते हैं। तो इसको भी दिखाना था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और हम कह देंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद उसमें भी वो सभी एलिमेंट दिखाने हैं जो 1 से शुरू होने वाले, यानी कि 1 से रिलेटेड हों प्रत्येक दशा में। तो ठीक है, बात करते हैं इस दूसरे वाले पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि यह जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तुल्यता स्वातुल्य संबंध की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले वही काम करना है कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन अगर होगा, अगर वो प्रत्येक एलिमेंट आपस में बराबर होंगे तो रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। यहाँ पे लिख देंगे लेट एनी ए, माना प्रत्येक ए जो इस ए सेट से बिलोंग करते हैं, और वो स्वयं के साथ तो बराबर होंगे ही भाई ना, 1 के साथ रिलेशन में होगा, क्योंकि खुद मतलब कोई भी नंबर स्वयं के इक्वल तो होगा ही,
यानी कि अब अगर वो स्वयं के इक्वल होगा तो वो स्वयं के साथ रिलेशन में भी होगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही वो बोला है कि अगर वो आपस में इक्वल हैं तो वो रिलेशन में होंगे। उल्टा भी आपको समझना है कि अगर वो इक्वल होंगे तो रिलेशन में होंगे, रिलेशन में होंगे तो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो रिलेशन में होंगे। तो स्वयं के साथ सबका संबंध होगा, क्योंकि स्वयं स्वयं के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए इज इक्वल टू ए, हेंस ए कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन। हिंदी में लिख देंगे चूंकि प्रत्येक एलिमेंट जो कि सेट ए से बिलोंग करेगा वह स्वयं के तो बराबर होगा ही। यही बात मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। अतः यह रिलेशन, हेंस ऐसे लिख देंगे, हिंदी में बात कर लेते हैं। अतः यह संबंध एक सातुल्य संबंध होगा। दूसरा सिमेट्रिक, सम्मित के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे माना ए कामा बी जो कि इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, और ए कामा बी में जो ए और बी हैं वो दोनों एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग करते हैं, और हमने मान लिया कि वो इस रिलेशन में है। तो अभी हमने बताया कि अगर वो रिलेशन में होंगे तो वो आपस में बराबर होंगे। इसका उल्टा भी बताया था कि अगर वो बराबर होंगे तो रिलेशन में होंगे। तो हमने मान लिया कि ये रिलेशन में है, तो अब उसका उल्टा मुझे बताना पड़ेगा। अतः इसका मतलब ये है कि अगर ये रिलेशन में आए हैं तो इसका मतलब ज़िंदगी में कभी न कभी ये आपस में बराबर रहे होंगे। अतः ए बराबर होगा बी के। तो अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के भी बराबर होगा, क्योंकि भाई कोई नंबर दूसरे के बराबर, दूसरा वाला उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है, अगर ए बी के बराबर है बी ए के बराबर भी होगा। और अगर वो दोनों आपस में, ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब है बी कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो हमने देखा कि ये भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हेंस सिमेट्रिक। अतः यह सम्मित हो गया। तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव की। संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में क्या है, फिर से मानेंगे। संक्रामक में 3 प्रूफ करना होता है, आप लोग याद रखिए रहिए। माना ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन और बी कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए और बी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, तभी ऐसा होगा। और बी बराबर सी होगा तभी बी और सी बिलोंगिंग किए होंगे। भाई अगर रिलेशन में बिलोंग करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो रिलेशन में बिलोंग करेंगे। बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझें। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे बताना है कि ए और सी भी क्या आपस में बराबर हैं। अगर ए और सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ए और सी भी इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे। और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यही है कि अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी हो जाए। तो क्या करें इसके लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग। इसके लिए हम करेंगे ये ए और, या कुछ भी कर दीजिए भाई, इसमें कुछ भी कर दीजिए। चलिए देखिए, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मत मानिए, या मान ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, और इसको लिख दीजिए b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कर देंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इधर 0 प्लस 0,
बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू सी। और अगर ए इज इक्वल टू सी है अतः ए कामा सी बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन से, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए तो रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे। तो हमने देखा कि ये वाली बात हो रही है। तो हमने देखा कि ये हो रहा है, ए भी हो रहा है, तो ये दोनों हो रहे हैं तो ये भी हो रहा है। अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब संबंध R एक तुल्यता संबंध हो गया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर आ गए। अब मुझे एक इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, एक और ऐसा इक्विवेलेंस क्लास बताना है जो 1 से शुरू हो। और हमने बताया था इक्विवेलेंस क्लास दिए गए सेट के कई सारे टुकड़े करते हैं और उन प्रत्येक टुकड़ों को एक सबसेट के नाम से जाना जाता है, और उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास की बात कर देते हैं साइड में, इतनी जगह इतने में हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास देखिए क्या होगा, जो 1 से शुरू हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए मान लीजिए उस सेट का नाम बी है और इसके लिए उसमें 1। अब देखिए ध्यान से, अब 1 के साथ दूसरे को नहीं ले सकते हैं। अब अगर आप 1 के साथ 2 को ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, और मुझे ऐसे ऐसे एलिमेंट इसमें रखने होते हैं इक्विवेलेंस क्लास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करें। तो अतः जो सेट बी होगा, अतः बी जो होगा वो होगा 1। सिर्फ एक एलिमेंट इसमें आएंगे और कोई भी आने वाला नहीं है। इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, और इसी को लिख सकते हो कि 1, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 ही इसमें आने वाला और कोई नहीं, क्योंकि दूसरा जैसे लोगे वो आपस में बराबर होगा नहीं, यानी कि रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में जो 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को हम आसानी से कर दिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल मुझे देने हैं, एग्जाम्पल पे बात करना है। तो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। आज ही हम बहुत दिनों के बाद लेक्चर बना रहे हैं, मतलब लगभग 5 से 6 दिन के बाद बना रहे हैं, क्योंकि हम चले गए थे घर। अब मेरे घर यहाँ है नहीं, तो थोड़ा रेस्ट पे चले गए थे, और आज ही घर से आए हुए हैं तो थोड़ा वीकनेस भी फील हो रहा, थकान लगा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन और बता के उसके बाद मुझे इस क्लास को रोकना पड़ेगा, और इसके लिए मतलब सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मुझे दूसरा लेक्चर बनाना पड़ेगा। खैर देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज। सबसे पहले कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने हैं। गिव एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज। सबसे पहला सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी कि ना तो वो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, लेकिन वो सम्मित हो। ऐसा एक एग्जाम्पल देके बताना है। तो यहाँ सामने से एग्जाम्पल देके दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इसके एग्जाम्पल को देखिए।
भाई उसके लिए मान लेते हैं कि वो रिलेशन आर है और रिलेशन आर में सिमेट्रिक दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव, तो इसके लिए एक सेट मानेंगे, क्योंकि भाई रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेट। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, एंड रिलेशन ऑन सेट ए टू ए, और ऐसे बनाने हैं रिलेशन सच दैट जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता हो। तो रिलेशन आर कुछ इस प्रकार से रख दीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो, और आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऐसे एलिमेंट को रखने जो स्वयं के साथ रिलेशन में ना हो, अन्यथा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर देते हैं, इस वन के साथ रिलेशन रखेंगे तो रिफ्लेक्सिव बनना शुरू हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 1 2 है इस रिलेशन में एंड 2 1 है, 1 2 है और 2 1 रख दीजिए। तो देखिए, तो ये जो है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक में प्रत्येक एलिमेंट पे ये चीज़ केवल नहीं करने की ज़रूरत होती है कि प्रत्येक एलिमेंट का उल्टा सीधा उसमें मौजूद हो, नहीं, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव में सारे के डबलेट्स होने चाहिए। तो ये देखिए, ये जो एग्जांपल है वो क्या है, ये है ए, ये है बी, तो इस रिलेशन में ए भी आ गया तो उसका उल्टा बी ए भी है, बट इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसमें देखिए ए बी आ गया, बी सी नहीं है, ए बी आ गया पर बी सी नहीं है। अच्छा बी सी है ना, ये ए बी हो गया, अब ये बी सी हो जाएगा। तो ए सी नहीं है इसमें, ए सी होने के लिए 1 1 1 होना चाहिए। तो देखिए ना, ये अभी ए बी है, ये मान लेंगे बी सी है, तो इस रिलेशन में ए बी है, बी सी है, बट ए सी जो कि 1 होना चाहिए इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन, ये डेफिनेशन आप रख सकते हैं, ये आपके आंसर में हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। ये जो एग्जांपल है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, बट वो सिमेट्रिक का एग्जांपल है। दूसरा, इसको मिटा देते हैं और इसी पे दूसरा वाला बनाया हुआ है, और दूसरा रिलेशन कुछ इस प्रकार से बना के दिया है और आपको बताना है, इसके एग्जाम्पल देने हैं दूसरे रिलेशन की। ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। यानी कि वो ट्रांजिटिव हो, ए बी हो, बी सी हो, ए सी भी हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ना तो सिमेट्रिक हो। देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो किसी भी प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स ना हो, कोई एलिमेंट छूट जाए जिसका डबलेट्स ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है रिलेशन कुछ इस प्रकार से बना देंगे, ध्यान से देखिए। तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 इस रिलेशन में आ गया, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ए बी हो गया, बी सी के लिए मान लेते हैं, ये देखिए ए बी हो गया तो बी सी के लिए 1 2 मान लेंगे। अब ए सी के लिए क्या होना चाहिए था, 1 2, देखिए ना, ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब ए सी के लिए 1 2 जो कि ऑलरेडी ये मौजूद है यहाँ पे, देखिए ना, ये आपका क्या हो गया, ए बी बी सी, तो ए सी भी तो है, ए सी भी तो हो गया। ए सी में कौन कौन आ जाएगा, 1 और 2। अब 1 और 2 दोबारा तो लिखेंगे नहीं, 1 और 2 दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन एक सेट होता है, सेट में एलिमेंट को रिपीट करते नहीं है, तो इसलिए दोबारा से, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। बट ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्योंकि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट नहीं है, सबके डबलेट्स नहीं है, 1 1 तो है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 है, ये तो सिमेट्रिक के लिए पास है, पर 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है। देखिए ना, 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, यानी कि 1 2 ऑर्डर पेयर में है पर 2 1 नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा आपका, ये एग्जांपल आपका जो एग्जांपल है ये दूसरे वाले रिलेशन को डिफाइन कर सकता है, ठीक। तीसरा जो है वो आपको ये बताना है, तीसरा इसी में है। तीसरा जो एग्जांपल देना है वो किसका देना है, तीसरे में बताना है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो। तो अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो बताइए क्या होगा रिलेशन में। तो अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, ऐसा तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। तो 1 1 भी आएगा,
कामा 2 2 भी आएगा, कामा 3 3 भी आएगा, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। अब सिमेट्रिक दिखाना है तो मान लेते हैं कि 1 2 इस रिलेशन में डाल दिए, तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। अब 2 1 भी आ गया। अब पर वो ट्रांजिटिव ना हो, अब इसमें चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसके लिए मुझे 1 कामा 3 इस रिलेशन में रखने हैं और 3 कामा 1 भी रखेंगे, तभी तो वो सिमेट्रिक बनेगा। तो 1 कामा 3 रख दिया, 3 कामा 1 रख दिया, अब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या करना है इसके लिए। अब ध्यान से देखिए ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका ये ए बी हो गया, ट्रांजिटिव लिए क्या है, ये आपका ए बी हो जाएगा। अब ये आपका बी सी हो गया, ये रहा ए बी, ये रहा बी सी। तो ए सी के लिए क्या 2 और 3, तो 2 और 3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। इसका मतलब 2 और 3 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 2 कामा 1 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड 3 कामा, यार ये सब नहीं लिखना, बस यहाँ पे हमने आपको सीधा समझा दिया कि ये जो एग्जाम्पल है वो एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल्स है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ ए बी हो रहा था, बी सी हो रहा था, पर ए सी नहीं हो रहा था। इसी वजह से ट्रांजिटिविटी का जो डेफिनेशन है वो फिलफिल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब इसके अगले वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। बंद कर दो भाई, लाइट चली गई यार। तो आइए अब इसके यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के अब अगले वाले पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 हो गया है, ये चौथा पार्ट है जिसमें आपको ऐसे एग्जाम्पल से देने हैं, मतलब एक ही एग्जाम्पल देना है आपको और ऐसा एग्जाम्पल देना है जो है जिसमें कहा गया कि रिफ्लेक्सिव हो और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के चौथा पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसका जो चौथा पार्ट है वो ये है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, रिलेशन का ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, यानी कि वो स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन सममित ना हो, सममित ना हो, ऐसे एग्जाम्पल देने। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे रिलेशन के लिए क्या कर देंगे, ध्यान से सुनिए। और हमने सेट मान रखा है, इसके लिए सेट हमने मान रखा है कि माना कि इसके लिए जो सेट है वो सेट 1 2 3 है, ऐसा हमने माना है, यानी कि माना यही सेट है, यही क्या है, सेट है। अब ध्यान से देखिए ये सेट है, अब इस सेट पे एक रिलेशन बना देते हैं और रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट वो ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा रिलेशन मुझे बनाना है। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट वो ट्रांजिटिव ना हो। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो है सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए, यानी कि 1 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए 1 1 आ गया, 2 2 आना चाहिए और 3 3 आना, ये तो आएगा ही, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन वो सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए थोड़ा सा सोचिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 2 और 3 ले लेते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या ये सिमेट्रिक है। अब 2 3 है पर 3 2 नहीं है, और आप सभी जानते हैं, सबको मालूम है कि जो डबलेट्स होते हैं वो ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक दोनों के लिए पास हो जाते हैं। मतलब ट्रांजिटिविटी के लिए तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, पर जो सिमेट्रिक की कंडीशन है वो फुलफिल करते हैं कौन, जो डबलेट्स होते हैं वो। तो इसका मतलब है कि ये डबलेट्स सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई, ए बी सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई है, ए बी सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 कामा 3 आया है पर 3 कामा 2 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। तो 1 1 अगर ये आपका ए बी हो गया, अगर ये आपका ए बी है तो बी सी नहीं है, क्योंकि बी सी वही ऑर्डर्ड पेयर होगा जो 1 से शुरू होगा, तो बी सी है नहीं। अच्छा, तो अगर आपका ये ए बी हो जाएगा तो बी सी वही होगा जो 2 से शुरू होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। देखिए अब ए सी के लिए क्या होना चाहिए, 2 3, जो कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब अगर मान लीजिए आप इसको जो है ए बी कहते हैं, तो बी सी नहीं है, ए बी बी सी,
3 से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर BC होता, पर BC नहीं है, और हमें मालूम है AB है, BC नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव होता है। अगर आप इसको AB बोल देते हैं तो BC वही होगा जो 3 से शुरू होगा, तो 3 से ये शुरू है, तो AC के लिए क्या होगा, अगर ये आपका ये AB और ये आपका BC बन जाएगा, तो AC के लिए 3 3 जो कि इस और मतलब इसमें वो ऑर्डर पेयर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं रिलेशन के, ये जो एग्जाम्पल्स हमने रिलेशन के लिखे हैं, ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा पार्ट हो जाता है। और 5वें पार्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के 5वें पार्ट में कहा गया है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो। सिमेट्रिक तो हो तो मान लेते हैं कि वो जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट वो जो है रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं इसके लिए। तो यही सेट है, वो सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो ध्यान से देखिए, तो अगर 1 2 आ जाए, 1 2 आ जाए और 2 3 आ जाए, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, तो ज़रा चेक करिए, 1 2 आया पर 2 नहीं आया, तो अभी तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसको मिटा देते हैं। 1 2 ले लिया, अब 2 1 भी लेना पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी चाहिए। अब अगर इसमें हम 2 2 ले लें, अब चेक करते हैं, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया, AB हो गया, BC हो जाएगा, और AC के लिए 1 1 चाहिए। अच्छा, तो नहीं आ रहा है, 1 1 लेना पड़ेगा, मतलब मुझे 1 1 लेना पड़ेगा, इसमें ये ऑर्डर पेयर भी लेने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर पेयर भी लेना पड़ेगा ना। अगर आपका A है, ये B है, तो B यानी कि 2 से शुरू होने वाला जो ऑर्डर पेयर है वो BC का काम करेगा। इट मीन्स ये आपका BC हो जाएगा, तो AC के लिए आपका 1 1 चाहिए, जो कि 1 1 है। अच्छा, अगर आप इसको AB बोलते हैं, अगर आप इसको AB कहते हैं, तो BC कौन होगा, जो 1 से शुरू हो जाएगा, तो ये आपका BC हो जाएगा। तो AC के लिए 2 1 चाहिए, AC के लिए क्या चाहिए, 2 1, जो कि इस ऑर्डर पेयर में उपस्थित है। अच्छा, उसके लिए अगर आप इसको AB बोल देते हो, तो BC कौन होगा, जो 2 से शुरू होगा, तो BC ये बन जाएगा आपकी बार आपका। तो AC के लिए 2 और 1 चाहिए, 2 और 1, जो कि इस ऑर्डर पेयर में उपस्थित है। आगे देखते हैं, अब अगर आप इसको AB बोल देते हो, तो BC वही होगा जो 1 से शुरू होगा, ये है BC। तो AC कौन हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा 1 और 2, जो कि ये है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन देखिए आपका सिमेट्रिक भी बन रहा है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, उसका उल्टा 2 2, क्योंकि डबलेट्स में तो देखते नहीं है, डबलेट्स में उल्टा 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, दोबारा से लिखेंगे नहीं, रिपीट कर जाएगा 1 1। तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स नहीं हैं, 2 के हैं, 1 के हैं, पर 3 के डबलेट्स नहीं हैं। तो अतः यह जो रिलेशन बना हुआ है, ये रिलेशन आपका एक सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 बड़े ही आसानी के साथ हो जाता है। और इस क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही देने थे, तो हमने आपके क्वेश्चन नंबर 10 को आसानी के साथ आपको समझा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर सच दैट, मतलब आर एक रिलेशन है, आर पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन is an equivalence relation further so that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि so that the relation R in the set A of a points in a plane given by R P, Q such that distance of the P
यहाँ पे दिया गया एक सेट दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में। तो एक सेट दिया गया है जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि किसी प्लेन पर स्थित सारे के सारे जो पॉइंट हैं उनका एक सेट दिया गया है, वो है सेट ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक सेट दिया गया है ए, और वो सेट है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी समतल में सभी बिंदुओं का एक समुच्चय है ए। दूसरा, इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, रिलेशन में कह रहा है कि पॉइंट पी कामा क्यू, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के दो पॉइंट हैं पी कामा क्यू, वो इस प्रकार से हैं, मतलब वो तब रिलेशन में आएंगे जब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी is equal P from the origin, from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, यानी कि P और Q रिलेशन में आएंगे अगर P की ओरिजिन से डिस्टेंस वही हो जो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी कि P की मूल बिंदु से दूरी अगर Q के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है तो P और Q दोनों पॉइंट रिलेशन में आ जाएंगे। ऐसा डेफिनेशन दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले तो यही प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो प्रूव कर देना है। इसमें प्रूव करना है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध, यानी कि R एक तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होता है, उसके लिए उसे स्वातुल्य, संक्रामक और सममित तीनों संबंध बनने पड़ते हैं, तीनों संबंध होने पड़ते हैं, तो वह तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, अभी एक पार्ट को सॉल्व करते हैं और आगे दूसरा पार्ट में बताया है कि फर्दर सो दैट, आगे यह भी सिद्ध कीजिए, दिखाइए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, कह रहा है कि वो सभी पॉइंट का एक सेट जो P से रिलेटेड हैं और P पॉइंट जो 0,0 नहीं है, इज द सर्किल, मतलब वो जो है वो एक सर्किल का निर्माण कर रहा है, एक वृत्त बना रहा है, ऐसा जो है हमें प्रूव करना है। ठीक है, आगे उस पर बात करते हैं बाद में, पहले इसके इक्विवेलेंस को दिखाते हैं। तो सबसे पहले दिखाना पड़ेगा मुझे ये कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाना पड़ेगा, स्वातुल्य संबंध दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, स्वातुल्य में आप सभी जानते हैं कि उसी पॉइंट का उसी पॉइंट के साथ रिलेशन मतलब दिखाना पड़ेगा, और उसी पॉइंट का उसी पॉइंट के साथ रिलेशन तब होगा जब उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस उसी पॉइंट का ओरिजिन के डिस्टेंस के इक्वल होगा, और प्रत्येक पॉइंट खुद के साथ, मतलब किसी एक पॉइंट का खुद के साथ डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो लेट एनी पॉइंट P सच दैट, माना कि P कोई बिंदु इस प्रकार है कि P बिलोंगिंग इन सेट A, P जो है वो सेट A से बिलोंग करता है, P is belonging in relation because P of O is equal to O of P। अरे भाई ये कोई मान लीजिए ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है ये। अब ये कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन O है, P की O से दूरी वही होगी जो O की P से दूरी होगी। तो इसका मतलब है हेंस
और वो P किसी भी पॉइंट को दिखाएगा। अगर वो Q होगा तो Q की O से दूरी बराबर O Q की O से दूरी। खुद के साथ डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि हेंस रिलेशन R इज सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अतः यह एक स्वातुल्य संबंध है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी खुद के साथ। दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक दिखा देते हैं। दूसरा सममित के लिए क्या करेंगे, सममित के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट, मतलब माना P, Q बिलोंगिंग इन द रिलेशन, यानी कि P और Q रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि P की ओरिजिन से डिस्टेंस वही होगी जो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। मीन्स PO इज इक्वल टू QO। तो अगर PO QO के बराबर है तो QO PO के बराबर भी होगा। अतः यदि PO बराबर QO तो QO बराबर PO आल्सो। भाई देख लीजिए ना, उल्टा पुल्टा लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि Q, P बिलोंगिंग इन द रिलेशन आल्सो। तो PQ हो गया, उसका उल्टा QP हो गया, यानी कि उल्टा पुल्टा आ रहे हैं और उल्टा पुल्टा ही सिमेट्रिक को दिखाता है। हेंस R इज सिमेट्रिक। स्वातुल्य भी, सम्मित भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरा इसके ट्रांजिटिव की, संक्रामक की। संक्रामक में क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे लेट, संक्रामक की देखिए, लेट P, Q बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड Q, R बिलोंगिंग इन द रिलेशन आल्सो। P, Q बिलोंगिंग इन द रिलेशन, Q, R बिलोंगिंग इन द रिलेशन आल्सो। अब ध्यान से देखिए आप लोग, आल्सो मतलब यह भी बिलोंग कर रहा है। जैसे वही हुआ ना ए बी तो बी सी, वही वाला सिस्टम है, बस ए बी और बी सी चेंज करके पी क्यू क्यू आर लिख दिया। तो अगर पी क्यू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पी की ओ से डिस्टेंस वही होगी जो क्यू की ओ से होगी। यही तो मतलब हुआ, यानी कि यार पी जो पॉइंट है, पी और क्यू पॉइंट है, पी और क्यू रिलेशन में तब होंगे जब पी पॉइंट की मूल बिंदु ओ से दूरी जो होगी वही क्यू पॉइंट की मूल बिंदु ओ से दूरी होगी। इसका मतलब पी की ओ से दूरी वही होनी चाहिए जो क्यू की ओ से होगी। एंड साथ ही साथ अगर क्यू और आर रिलेशन में होगा, इसका मतलब क्यू की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि क्यू ओ मूल बिंदु को ओ से दिखा रहे हैं और आर ओ आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। इसको अच्छे से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ध्यान से देखिए, तो यही क्यू ओ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। यही क्यू ओ पी ओ के इक्वल है, यही क्यू ओ आर ओ के इक्वल है। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि पी ओ आर ओ के भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि पी ओ आर ओ के इक्वल होगा। पी ओ मीन्स पी पॉइंट की मूल बिंदु ओ से दूरी बराबर हो गया आर पॉइंट की मूल बिंदु ओ से दूरी। इसका मतलब यही तो निकल कर आ रहा है। हेंस अगर डिस्टेंस बराबर है तो P और R बिलोंग कर जाएंगे रिलेशन से, होगा ही होगा, आल्सो होगा, मतलब पक्की बात होगा ना भाई।
इसका मतलब यही तो निकल कर आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम O एंड O इज ओरिजिन, O मूल बिंदु है। तो हमने देखा कि ये वाली चीज़ हो रही है और उसके हेल्प से हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी, यानी कि PO है, OR PQ है, QR है रिलेशन में, तो हमने PR को भी प्रूव कर दिया, ये A और ये C। तो इसलिए अतः हेंस रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध हो गया। तो ये जो रिलेशन R था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज चूंकि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस R is equivalence relation also, equivalence relation also। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाता है। और दो पॉइंट रिलेशन में होंगे अगर वो मूल बिंदु से समान दूरी रखते हैं, यानी कि वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, इस प्रकार से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा मतलब इसी क्वेश्चन में आगे भी ये कहा गया है कि प्रूफ करके बताइए कि P सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, और वो जो पॉइंट मतलब प्रूफ करके ये बताना है कि P से संबंधित वह सारे के सारे पॉइंट जो, यानी कि, और वो बता दिया कि P पॉइंट इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि P कोई मूल बिंदु नहीं है, उनसे जितने भी पॉइंट मिले हुए हैं, उनसे जितने भी पॉइंट रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे एक सर्किल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा है, यानी कि जो सेट सभी पॉइंटों का एक सेट दिया गया है, उस सेट के कई सारे टुकड़े करके उस टुकड़े पर वो बात कर रहा है जो, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग P से शुरू होने वाले वो सभी पॉइंट की वो बात कर रहा है। और P से शुरू होने वाला अगर कोई सबसेट बनाएंगे तो उसमें वही एलिमेंट आने चाहिए जो P से रिलेटेड हो, और P से रिलेटेड तब होंगे जब P की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वही उन सभी पॉइंटों की मूल बिंदु से दूरी होनी चाहिए। ये कहने का उसका मतलब हुआ। तो चलिए दिखाते हैं आपको, हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है कि P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे वो एक सर्किल को बना रहे होंगे, ऐसा मुझे प्रूव करना है। कर देते हैं प्रूफ। ध्यान से देखिए, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या करते हैं कि इसके दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मूल बिंदु है O, अब ये कोई पॉइंट P है। अब P की यहाँ से दूरी यहाँ पे लिख देंगे कि माना या लेट P O इज इक्वल टू R, P की O से दूरी R है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब P से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो मूल बिंदु से R डिस्टेंस ही रखेंगे, तभी वो इक्विवेलेंस क्लास में माने जाएंगे। हालांकि वो इक्विवेलेंस क्लास का नाम लिया नहीं है, पर मीनिंग से समझ में यही आ रहा है। तो मान लेंगे कि कोई दूसरा पॉइंट Q है जो P से रिलेटेड है। तो अगर ये पॉइंट Q से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि इसकी भी डिस्टेंस O से कितनी रही होगी प्यारे मित्रों, भाइयों, कितनी रही होगी? R रही होगी। तीसरा पॉइंट मान लेते हैं यस है,
जो पी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि एस की भी डिस्टेंस वही होगी जो पी की ओ से रही होगी, तो इसका मतलब ये आर ही रही होगी। चौथा पॉइंट मान लेते हैं टी है, तो डिस्टेंस आर ही रही होगी। पांचवा पॉइंट मान लेते हैं ये यल है, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, आर ही, अगर वो पी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे लिखेंगे यदि पॉइंट क्यू एस टी यल मान लेते हैं, यल एक पॉइंट और ले लेते हैं यम, मान लीजिए ये कोई पॉइंट यम है ये पॉइंट। तो अगर यम यहाँ पे लिखेंगे यदि पॉइंट क्यू एस टी यल यम पी से संबंधित होंगे, तो सभी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु ओ से दूरी समान होनी चाहिए, समान होगी, होनी नहीं चाहिए, होगी और जो कि आर सेंटीमीटर की, आर यूनिट की होगी। यानी कि इफ पॉइंट क्यू एस टी एल एम आर रिलेटेड विद पी, देन द डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स क्यू एस टी एल एम इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि मूल बिंदु से जो पी की दूरी रही होगी वही इन सभी बिंदुओं को भी रही होगी। और ऐसे केस में इसका मतलब है, यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो पी क्यू एस और टी आर है वो सारे के सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु ओ से। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु पी क्यू आर एस, आर नहीं, पी क्यू एस टी एल एम समदूरस्थ हैं, एम एक निश्चित बिंदु ओ से समदूरस्थ हैं, अतः ये सभी बिंदु एक वृत्त का निर्माण करेंगे। क्योंकि यही तो डेफिनेशन है ना सर्किल की। सर्किल इज द सेट ऑफ दैट पॉइंट्स हुज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट जो लिखे गए हैं ये किसी फिक्स बिंदु, किसी निश्चित बिंदु, किसी फिक्स पॉइंट ओ से समान दूरी पर है, जो कि वृत्त की परिभाषा को दिखाता है। इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट एक वृत्त का निर्माण करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस पॉइंट पी क्यू एस टी एल एम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ, that is the definition of circle. That is the definition of circle. Hence these points make सर्किल। यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट वृत्त का निर्माण कर रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट पी से होकर जा रहे हैं और पी के साथ रिलेशन में हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट को भी कर सकते हैं। ऐसे आप मतलब लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको यही प्रूव करना था कि पी पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पी पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट होगा तो पी की जो डिस्टेंस मूल बिंदु से रही होगी वही उन सभी पॉइंटों की मूल बिंदु से दूरी रही होगी। हमने मान लिया कि पी की मूल बिंदु से दूरी आर थी, तो अगर कोई दूसरा पॉइंट क्यू होगा जो पी से रिलेटेड होगा वो उतना ही डिस्टेंस रखेगा जितना पी रख रहा था, तो पी आर रख रहा था तो क्यू भी आर रखेगा। तीसरा हमने यस मान लिया, यस भी आर रखेगा, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी रखेगी। तो और ये डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ होंगे, जो कि वृत्त की परिभाषा है। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पॉइंट वृत्त का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनिए, पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider 3 right angle triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो कह रहा है कि ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड कर दिया, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ। तो एक यहाँ पे सेट दिया गया है जो सारे के सारे ट्रायंगल्स का ये सेट है, ठीक। तो सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट को ए से दिखा देते हैं और मान उसमें दिया है कि सेट जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि सभी त्रिभुजों का एक संग्रह है। ये जो समुच्चय है वो सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। वो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी आएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आएंगे, यानी कि समबाहु, विषमबाहु, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सब कुछ आ जाएंगे, समकोण त्रिभुज, सब कुछ आ जाएंगे। अब इस पर एक रिलेशन बनाया गया है, इस पर एक रिलेशन बनाया गया है और रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस पर एक रिलेशन उसने बनाया है और रिलेशन में कुछ इस प्रकार से ऑर्डर पेयर रखे हैं कि ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले से रिलेटेड होगा कब? जब पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। when T1 सिमिलर T2, जब T1 T2 के सिमिलर होगा, यानी कि पहला वाला त्रिभुज दूसरे का समरूप होगा तो वो दोनों त्रिभुज आपस में रिलेशन में आएंगे, यानी कि उनसे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो एलिमेंट उस रिलेशन के सेट में आ जाएंगे, ठीक। ये उसके कहने का मतलब है। प्रूव करके बताना है कि शो दैट, इसमें शो करना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो R है वो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध दिखाना है। और आगे इसमें कहा है, आगे और कह रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 समकोण त्रिभुज मान लिया है जिसमें T1 दिया है जिसकी साइड 3, 4, 5 दिया है, T2 दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड 5, 12, 13 दिया है और तीसरा ट्रायंगल T3 दिया जिसकी साइड 6, 8, 10 है। कह रहा है कि इनमें से कौन रिलेशन में है, T1, T2, T3 कौन से रिलेशन में है? तो रिलेशन में वही होंगे जो सिमिलर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये भी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस दिखाते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस दिखाने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। ये हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं, जब से हम इक्विवेलेंस दिखा रहे हैं। तो अब सब सारे क्वेश्चन की तरह इसको भी इक्विवेलेंस दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि ये सिमिलर है कि नहीं है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। सेट क्या है? किसी भी प्लेन पर बने हुए सारे ट्रायंगल्स का, उसमें सारे के सारे त्रिभुज का एक संग्रह है, किसी भी टाइप का वो सेट हो। रिलेशन क्या है? 2 ट्रायंगल रिलेशन में होंगे, अगर वो सिमिलर होंगे तब, समरूप होंगे तो। समरूप का ही निशान है, समरूप, क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं समरूप। तो 2 त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे
तो वो रिलेशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। यानी कि स्वातुल्य की। स्वातुल्य के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर होगा ही। जैसे ये कोई ट्रायंगल बना दिया और सिमिलरिटी की 3 क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल बराबर हो जाए या 2 एंगल बराबर हो जाए, उसके बाद साइड एंगल साइड, और तीसरा है साइड साइड साइड। ठीक, तीनों क्राइटेरिया साइड साइड ये सब क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। अब ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल कोई पी क्यू आर, तो कोई भी ट्रायंगल स्वयं के साथ सिमिलर होता है। ये पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर होगा, खुद के साथ सिमिलर होगा। ठीक, खुद के साथ जो डायमेंशन होगी खुद के साथ वही होगा, सीधा कहने का मतलब। यहाँ पे लिखेंगे लेट any triangle T such that, यानी कि माना कोई त्रिभुज टी कोई त्रिभुज है जो सच दैट टी बिलोंगिंग इन सेट ए, जो कि इस सेट के किसी भी त्रिभुज को दिखा रहा है। यानी कि इस सेट का कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो टी कोई त्रिभुज है जो इस सेट से लिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे टी कामा टी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, क्योंकि बिकॉज ईच ट्रायंगल इज सिमिलर इटसेल्फ, चूंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा ही, इसलिए हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अतः आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा, स्वातुल्य संबंध हमने प्रूव कर दिया। दूसरा बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री की बात करते हैं, यानी कि सममित की बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट T1 कामा T2 बिलोंगिंग इन द रिलेशन। माना कि 2 त्रिभुज T1 और T2 इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अगर इस रिलेशन में, संबंध में, यानी कि T1 T2 से रिलेटेड है। अगर T1 T2 से रिलेटेड है, रिलेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि T1 T2 के सिमिलर होगा, डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो रिलेशन में आएगा, और उसका उल्टा अगर रिलेशन में आ रहा है तो डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। तो हमने उल्टा ले लिया। तो इसका मतलब है मतलब कि जो T1 होगा वो सिमिलर होगा T2 के। तो अगर ये त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के सिमिलर है, तो ये वाला इसके भी सिमिलर होगा। अगर ABC PQR के सिमिलर है तो PQR AB के सिमिलर होगा। अतः T2, ये ऐसे कह देंगे, इसको ऐसे बोल सकते हो कि यदि T1 सिमिलर होगा T2 के, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के। आल्सो लिख देंगे यहाँ पे। अतः, और अगर ये वाली चीज़ हो रही है, अगर T2 T1 के सिमिलर है, अतः T2 कामा T1 बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन से। तो हमने देखा कि T2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, ये भी हुआ, और उसका उल्टा ये भी हुआ। अतः जो R है, हेंस
रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, सम्मित संबंध हो गया ये। यहाँ पे ये भी लिख देना इफ़, इसको लिख देंगे इफ़ देन, इंग्लिश में ऐसे बात कर लेंगे। तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की को भी देख लेते हैं। तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव की। यानी कि संक्रामक की बात करते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे माना, हिंदी में लिख देते हैं भैया, माना T1, T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और T2, T3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हमें दिखाना ना BC, AB, BC। तो अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब है कि T1 सिमिलर रहा होगा T2 के, वह अगर ये हो रहा है यानी कि T2 T3 के है, T2 सिमिलर रहा होगा T3 के। तो ध्यान से देखिए, T2 T1 के भी सिमिलर है और T2 T3 के भी सिमिलर है। एक ही चीज़ दो के इक्वल है, दो के जैसे है, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होगा। ऐसा यूक्लिड क्लास 9 से सिखाया जाता है कि एक ही चीज़ जिन दो चीज़ों के इक्वल होता है वो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगे। तो अतः इन दोनों को देख के पता चल रहा है, इन दोनों डेफिनेशन को देख के पता चल रहा है, इन दोनों बातों से पता चल रहा है, अतः T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के, और अगर T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा तो T1, T3 इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे आल्सो। और अगर ऐसा हो गया, यानी कि अगर AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया, तो वो जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध होगा। Hence relation R is transitive relation because in this relation T1, T2, if T1, T2 is belonging in the relation and T2, T3 belonging in the relation, then we have to prove that T1, T3 is also belonging in the relation. So we can say that the given relation R is an transitive relation. तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, हेंस गिवन रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive. So this is equivalence also. इक्विवेलेंस, दिस विल इक्विवेलेंस आल्सो, यानी कि ये तुल्यता संबंध होगा, ये होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। आगे इसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि 3 यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए गए हो, इसी क्वेश्चन में आगे उसने 3 ट्रायंगल दे रखे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है, ये आसान है। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी में जो है दूसरा वाला पार्ट इसका है, 3 ट्रायंगल दिया गया है और तीनों की साइड्स दी गई हैं। 3 ट्रायंगल दिया गया है, कह रहा है कि T1 जो है, T1 जो ट्रायंगल है उसकी साइड से 3, 4, 5 बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई ट्रायंगल्स रहा होगा, तो ये रहा 3, ये रहा 4 और ये 5, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये देखिए ध्यान से सुनिए, इसने कहा ना यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, माना कि 3 समकोण त्रिभुज हैं, T1 जिसकी साइड से 3, 4, 5, T2 जिसकी साइड से 5, 12, 13, यानी कि और दूसरा जो ट्रायंगल्स हैं T2 5, 12, 13 है। कितनी है? 5, 12, 13, 5, 12, 13 ये ना, कितना है ये? 5, 12, 13, ठीक है। इसको यहाँ पे बना देते हैं, इसको भी यहाँ पे बना देते हैं, और वो कह रहा है कि 5 है, 12 है, 13। राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और तीसरा एक ट्रायंगल और है जिसकी साइड से 6, 8 और 10,
6, 8 और 10, यही है, इसको भी बना देते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन में है, तो 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, या उनके जो संगत कोण हैं, कोई दो संगत कोण आपस में बराबर हो, या कोई दो साइड के रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल ठीक है, कोई दो साइड के रेशियो बराबर हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो। अगर ये तीन बातों में कोई एक बात आप प्रूफ कर पाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन में आ जाएंगे। तो वो कह रहा है कि इस T1, T2 और T3 में से कौन कौन रिलेशन में है, कौन किसके साथ रिलेशन में है। तो अगर T1 T2 के सिमिलर हो गया तो T1 T2 के रिलेशन में होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। अगर T1 T3 के सिमिलर हो गया, यानी कि पहला वाला त्रिभुज तीसरे वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, तो पहला और तीसरा रिलेशन में होंगे। अगर दूसरा और तीसरा हो जाएगा सिमिलर तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करिए, दिखने में तो एक जैसे हैं, पर इसको फिगर के बेस पे नहीं, इसको मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा। ये दिखने में तो सिमिलर लग रहे हैं, पर देख के सिमिलर नहीं बताना है, जो क्राइटेरिया उसके माध्यम से बताना है। तो जरा हमें ध्यान से देख के बताइए, अगर हम इनके एंगल की बात करते हैं तो एक ही एंगल सब में सेम है। अब ये दोनों एंगल क्या है, ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक एंगल ही इक्वल हो पा रहा है, जबकि क्राइटेरिया कहती है कि कोई दो एंगल हों, 3 हो तो अच्छी बात है, 2 हैं तो भी अच्छी बात है, तो भी हो जाएगा। तो एंगल से नहीं बता पाओगे। अब साइड के रेशियो पे जाओ तो ध्यान से देखो, इस यानी कि 3/6, यानी कि अगर मैं T1 और T3 ट्रायंगल की मैं बात करूं, T1 और T3 ट्रायंगल की बात मैं करता हूं, ध्यान से देखिए, T1 और T3 ट्रायंगल की बात करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि T1 सिमिलर है T3 की, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 3/6, 3 का साइड, 3 का चलो नाम दे देते हैं यार, A B C P Q R T S L M N, चलो कह देते हैं L M N, क्योंकि AB/LM बराबर है AC/LN के, बराबर है PC/MN के। ऐसे देखिए ध्यान से, यानी कि तीनों साइड के रेशियो आपस में बराबर आ जाएगा। कैसे, AB की वैल्यू कितनी है, 3/6 बराबर है 5/10। देखिए ये 5 है तो ये 10 है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल अगर हो गए दोनों ट्रायंगल के, 4/8, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब निकल के यही आ रहा है कि T1 T3 के सिमिलर हो गया, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वो रिलेशन में आएंगे, ऐसा डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें T1 और T3 आपस में रिलेटेड होंगे, यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बात करते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, या फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 जो है, जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको अगले लेक्चर में करते हैं, अन्यथा ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, और थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ाई करें आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग कंसेप्ट है, और इतने सारे क्वेश्चन हम जो करवा दे रहे हैं, और हमें लगता है कि आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर ही हो रहा होगा। तो आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको वीडियो को दोबारा देखना चाहिए, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।